लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा। व्हाट इज़ मैटर, सबसे पहले हमने मैटर पढ़ा। मैटर के बाद मास, वॉल्यूम, स्टेट्स ऑफ मैटर और सिंबल्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। ये सब बिल्कुल बेसिक्स होता है। तो मैटर में मैंने क्या बताया था, मैटर क्या है, मैटर में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास अपना मास होता है और जो एक ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर करती है अगर उस पर कुछ फोर्स लगाया जाए। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैटर में। तो मैटर के बाद मैंने आपको बताया था मास है। मास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मैटर का कितना अमाउंट वो कंटेन कर रहा है, वो उसका मास होता है। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक था। मैटर के एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर है, एनीथिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे नॉन मैटर में, मतलब जो कि मैटर थिंग्स नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइट फ्रॉम टॉर्च और शेडो एक्सेट्रा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट होती है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड, एक गैस। तो सॉलिड में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आइस होता है। लिक्विड में हम वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं, गैस में एयर है, ऑक्सीजन, हीलियम एक्सेट्रा। स्टेट ऑफ मैटर के बाद में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स वो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ 20 एलिमेंट्स बताए थे। देन उसके बाद मैंने लैटिन नेम बताए थे, कुछ एलिमेंट्स के हमने लैटिन नेम दिए हुए हैं। तो वो सब आप लोगों को लर्न करना है। ये सारी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये लर्न होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि टंगस्टन है, टंगस्टन का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो वुल्फ्रम से आया है, डब्ल्यू उसका सिंबल। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। महर्षि कर्णद ने क्या बोला कि जो मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दैट इज एटम। एटम क्या होता है, इंडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सब उन्होंने बताया। देन उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है। डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, गिवन बाय डाल्टन इन 1808। 1808 में इन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट करी। इसमें उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स बताए एटम के बारे में, अपनी एटॉमिक थ्योरीज दी। फर्स्ट पॉइंट था डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया कि जितना भी मैटर है वो सब, उस सब में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ऑल मैटर कंसिस्ट स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जैसे कि हम बात करें एक आयरन का हमारे पास ब्लॉक है, तो वो एक मैटर हो गया और वो सबसे छोटे पार्टिकल किससे मिलकर बना हुआ है, उसके एटम से। जैसे कि आयरन का हमारे पास कोई ब्लॉक है, आयरन ऑब्जेक्ट, तो ये एक मैटर हो गया, बड़ा है हमारे पास कुछ। तो ये एक सबसे छोटे पार्टिकल किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। और वो सारे एटम किसके होंगे, आयरन के। एटम ऑफ Fe, एटम ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, फेरम। कहाँ से लिया गया है, इसके लैटिन नेम से, फेरम से।
डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना भी एटम हमने लिया है वो एटम हमें आफ्टर द रिएक्शन मिलेगा और ना हम उसको कोई किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में ये स्टेटमेंट हमारे काम में आता है और ये आज भी बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन कराई कार्बन की ऑक्सीजन से। कार्बन का हम क्या करा रहे हैं, कंबशन। तो कंबशन के बाद प्रोडक्ट मिलेगा CO2। तो कार्बन हमने स्टार्टिंग में लिया था तो ये आफ्टर द रिएक्शन भी हमें मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ऑक्सीजन हमने लिया था तो ऑक्सीजन भी हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो यहाँ पर कोई नया एटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ना कोई पुराना एटम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस रिएक्शन से प्रूव होता है कि एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। अब यहाँ पर जो आइडेंटिकल लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, मेरे पास सोडियम का कोई सैंपल है या सोडियम का कुछ भी बड़ा सा मेरे पास कोई टुकड़ा है, तो उसमें जितने भी सोडियम के एटम्स रहेंगे वो सारे कैसे रहते हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल किस वे में, साइज में, शेप में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मीन क्या है, साइज, शेप एक्सेट्रा। जितने भी एटम्स होंगे सबका साइज सेम होगा, उनका जो शेप है वो सेम होगा, हर एक एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। तो कोई भी अगर एलिमेंट है, सेम टाइप के एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। आयरन ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, जितने भी हैं सबके आइडेंटिकल होते हैं नेचर में। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट atoms of different element are not identical in nature। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि हम अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं तो उनके जो एटम्स रहेंगे वो भी डिफरेंट होते हैं नेचर में। और वहीं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या लेंगे, साइज हो गया, शेप हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये सब उनमें डिफरेंट रहेगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर। साइज, शेप एक्सेट्रा। इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, इसका जो एटम होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे पहले तो प्रोटॉन्स 11 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे।
और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ट्वेल्व। तो सोडियम के जितने भी हमारे पास एटम रहेंगे उनमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है और न्यूट्रॉन कितना है? 12। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, न्यूट्रॉन्स 12। तो मैग्नीशियम का जो एटम रहेगा उसमें प्रोटॉन्स 12 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं, न्यूट्रॉन्स 12 हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं तो उनके जो एटम में होने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो उनका नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। प्रोटॉन अगर चेंज हो गया तो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं एलिमेंट चेंज होता है। तो क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर। उनका नेचर क्या रहेगा? सबका अलग अलग रहेगा, साइज इसकी अलग रहेगी, इससे शेप भी अलग रहेगा। तो ये सब डिफरेंट होते हैं नेचर में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हमने 4 पॉइंट्स पर स्टडी की। नेक्स्ट 5th पॉइंट है इसका, एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो रहते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, आप 9th क्लास में 10th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस वाला, तो वहाँ पर जो आप केमिकल रिएक्शंस लिखोगे तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है? उनके एटम्स के सिंबल लिखे जाते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं उसी से हमें वहाँ से कंपाउंड मिलेगा, कोई मोलिक्यूल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है? एटम्स टेक पार्ट इन अ कंपाउंड इन अ सिंपल रेशियो बाय मास, या फिर इन अ होल नंबर। जो भी कंपाउंड हमारे बनते हैं तो उसमें जो एटम्स पार्ट लेते हैं बाय मास, वो क्या रहता है? एक होल नंबर में रहते हैं, सिंपल रेशियो रहता है एटम्स के मास के बीच में। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक कार्बन का एटम लगा हुआ है, 2 एटम किसके लगे हुए हैं? ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना हो गया? 12 ग्राम यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का कितना मास लगा हुआ है? 32 ग्राम। जब हम इनके बीच में रेशियो निकालने जाएंगे, 12 ग्राम एंड 32 ग्राम, 3:8। तो ये जो रेशियो आया है ये एक सिंपल रेशियो है, एक होल नंबर में रेशियो है। तो इनके मास में जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आता है? एक सिंपल रेशियो आता है। जो इसका मतलब जो भी कंपाउंड है उसमें जो एटम्स पार्ट ले रहे हैं वो एक सिंपल रेशियो में बाय मास पार्ट लेते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, H2O। ये किसका मोलिक्यूल है? वाटर का। इसमें हाइड्रोजन का कितना मास लगा हुआ है? 2 ग्राम्स। और ऑक्सीजन कितना लगा हुआ है? 16।
तो यहाँ पर हम इनके मास के बीच में अगर रेशो निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1:8। इसका मतलब H2O के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स लगे हुए हैं वो किस रेशो में है, 1:8 बाय मास। इसका तो ये जो स्टेटमेंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसका स्टेटमेंट इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या स्टडी किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को हमने एक एक करके समझा। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो एटम्स है जितना भी मैटर है हमारे पास वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, एक सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, दैट इज एटम। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जितने भी अगर सेम टाइप का एलिमेंट है हमारे पास तो उसके जितने भी एटम्स रहते हैं वो सारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और डिफरेंट टाइप के अगर एलिमेंट है तो उनके एटम्स क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप के रहते हैं, मतलब वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल किस में नहीं होंगे, साइज नहीं होगा, शेप नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। और जो आपके एटम्स है वो एटम्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और कोई भी अगर कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड में जो मास लग रहा है एटम्स का वो क्या होता है, एक सिंपल रेशो में मास होता है, बाय मास। और एक पॉइंट क्या था कि एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितना भी हमने मास लिया हुआ है तो वो मास क्या है, आफ्टर द रिएक्शन हमें मिलेगा। मान लो हमने 100 ग्राम मास लिया हुआ है किसी भी रिएक्शन से पहले, तो आफ्टर द रिएक्शन हमें 100 ग्राम मिलेगा। नया आइटम ना तो क्रिएट होता है और ना पुराना आइटम कोई जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। आइसोटॉप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आइसोटॉप्स। ये आपके 9th क्लास में भी है, फर्दर अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी आता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसो मतलब सेम, और क्या मतलब है इसका, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहे, डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स में वो सारे एटम्स आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 टाइप के आइसोटोप्स मिलते हैं। एक होता है 1H1, एक 1H2 एंड 1H3। ये हाइड्रोजन प्रोटियम इसको बोलते हैं, इसको हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। तो आप इन तीनों में देख सकते हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर है, नीचे साइड में इस तरफ क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। तो जो तीनों का एटॉमिक नंबर है क्या लिखा हुआ है, 1 1 1। इसका मतलब ये क्या है, एटॉमिक नंबर इनमें सेम है। मास नंबर कहाँ पर लिखा जाता है, ऊपर की तरफ, राइट हैंड साइड। तो मास नंबर आप देख सकते हैं तीनों में क्या है, डिफरेंट। तो जो मास नंबर है डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो ऐसी जो स्पीशीज होती है वो आपस में क्या होती है, आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम, एक ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के हो गए, ऐसे ही कार्बन के भी होते हैं। C12 होता है, C13, C14। तो इन कार्बन के जो तीनों एटम्स हैं इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इसका 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम हो गया। अगर एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है तो एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट तो सेम ही रहना है। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। मास नंबर डिफरेंट हो गया, 12 है, 13 है, 14 है। तो मास नंबर अगर डिफरेंट होता है तो इसका मतलब क्या डिफरेंट है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मास नंबर में क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, A = N + P।
ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, मैं आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे रही हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली। मास नंबर क्या होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3। तो अगर हम पहले वाले के लिए बात करें 1H1 के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता है। तो P इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये ऊपर क्या लिखा होता है, मास नंबर। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो A इक्वल्स टू क्या होता है, N प्लस P। A की वैल्यू कितनी है, 1, N हमें कैलकुलेट करना है, P कितना है 1, तो N कितना आया 0। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो आपका ये एटम है 1H1, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। नेक्स्ट हम देखते हैं 1H2। 1H2 में प्रोटॉन कितना है, 1, ठीक है। मास नंबर कितना है, 2। तो N इक्वल्स टू क्या होगा, आप ऊपर वाले फॉर्मूले से देख सकते हैं, A माइनस P। A कितना है 2, P कितना है 1, तो N कितना निकल कर आया 1। तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो गया। थर्ड वाले आइसोटोप में देखिए 1H3, तो इसके लिए प्रोटॉन कितना है 1, मास नंबर कितना है 3। मास नंबर कहाँ पर लिखा होता है, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ। तो N कितना निकलेगा यहाँ पर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकला है 2। तो बेसिकली आइसोटोप में होता क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर हम डिफरेंट बोलते हैं। तो मास नंबर में डिफरेंट क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1H1 वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल कर आया है 0। 1H2 ड्यूटीरियम में कितना निकल कर आया है 1, और 1H3 में कितना निकला है, N इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर इनमें वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आइसोबार्स। ये आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये टर्म्स आएंगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइसोटॉप्स हो गया, देन आइसोबार्स। आइसोबार्स में एक्चुअली होता क्या है, सेम क्या रहेगा यहाँ पर, सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या रहता है, सेम रहता है। और डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट होने वाला है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, इसका मतलब आपका एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, और एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम। एग्जाम्पल हम किसका दे सकते हैं, 18 आर्गन 40 एंड 20 Ca40। तो जो आर्गन है, ये आर्गन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और इसका एटॉमिक मास कितना है 40। कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, और एटॉमिक मास कितना है 40। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बोल सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है, सेम एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें 18 है, इसमें 20 है। तो ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने से एलिमेंट तो चेंज हो ही गए, और इन दोनों के क्या है, मास सेम है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ये क्या है आपस में, आइसोबार्स। ये आइसोबार्स हैं। हमने इससे पहले आइसोटोप्स पढ़ा था। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसमें एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू।